dear students and the parents. I am Fatma Zia and I am teaching you in class 9. I am currently teaching you biology and the chemistry. So students, I hope you all are well at your home with your families. As you know about the present condition of our country due to the COVID-19. So I have decided to give you the lecture of biology. So today we shall discuss the unit number 5 and your chapter name is cell cycle. So open your books and open your page number 87. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सेल साइकिल कि सेल साइकिल क्या होता है. अ सीरीज ऑफ अ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल अंटिल अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. इसका मतलब ये है कि वो मखसूस वक्त जिसमें एक सेल एक मखसूस सिलसिले में से होता हुआ अपनी एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है और इस दौरान ये 4 किस्म की फेजेस में से पास आउट होता है. G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड द G0 फेज़. पहले हम बात करते हैं अबाउट द G1 फेज़. G1 फेज़ के दौरान जो सेल होता है इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज की जो तादाद होती है उसको इंक्रीज़ किया जाता है. सेकेंड, इसमें प्रोटीन की प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जाता है और थर्ड बात इसमें यह आती है कि सेल को इसके साइज़ के लिहाज से ग्रो करवाया जाता है ज़्यादा. फिर हम बात करते हैं अबाउट द एस फेज़. एस फेज़ में हम ये देखते हैं कि इसमें सेल जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है उसको डुप्लीकेट किया जाता है. मतलब ये कि सेल ए के अंदर जो क्रोमोसोम अगर एक है तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद आ जाती है G2 फेज़. G2 फेज़ जो होती है इसके अंदर सेल के अंदर इतनी प्रोटीन की तादाद को बनाया जाता है ताकि इनसे स्पिंडल फाइबर को अराइज किया जा सके. और उसके बाद आ जाती है G0 फेज़. G0 फेज़ में हम बात करते हैं कि ये सेल की जो फेज़ होती है ये G1 फेज़ से G0 फेज़ में इसको दाखिल किया जाता है और इस दौरान क्या होता है कि जो कुछ फेजेस कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एंटर होते हैं जब G0 फेज़ के अंदर तो परमानेंटली G0 फेज़ के अंदर ही रह जाते हैं जैसा कि न्यूरॉन. और कुछ ऐसे होते हैं जब वो G0 फेज़ के अंदर एंटर होते हैं तो वो सेमी परमानेंटली होते हैं जैसे कि लिवर और किडनी के सेल्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि G0 फेज़ के अंदर एंटर नहीं होते और इसके साथ साथ इनकी जो एग्जाम्पल है वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस. तो माइटोसिस वो टाइप होती है सेल डिवीजन की जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है अपने आप को दो डॉटर सेल में और हर सेल जो होता है यही जो दो डॉटर सेल्स होते हैं इनमें से हर एक सेल जो होता है उसके अंदर उतनी तादाद क्रोमोसोम्स की होती है जितनी कि उनके पेरेंट सेल में मौजूद थी. आगे हम इसकी बात करते हैं कि इसमें की 2 फेजेस होती हैं. एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस. जब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की तो हम ये देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस वो डिवीजन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस वो डिवीजन होती है जिसके अंदर ओवरऑल पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी सेल का डिवाइड होने के बाद जो एक पूरा पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है. आगे हम बात करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस जो होती है उसकी आगे 4 फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों की पेज नंबर 91 पे डायग्राम है माइटोसिस की. इसमें सबसे पहले आप लोग परफेज यहाँ पर परफेज लिखा हुआ है. इसकी आप डायग्राम देखें. इसमें सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. उसके साथ साथ इसमें सेंट्रियोल्स भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर आप ये देख रहे हैं कि यही जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और कंडेंस मतलब गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इतना गाढ़ा होता है कि ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है. और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके साथ साथ इसमें जब क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो रहा होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं सेंट्रोसोम के थ्रू. और वहाँ पर जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उस टाइम ये सिस्टर क्रोमाटाइड
सिस्टर क्रोमेटाइड कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, तो उस टाइम यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेल्प इनके अराउंड मौजूद होता है, यहाँ पर जिस तरह पहले आप देख रहे थे, तो ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है तो जो सेंट्रियोल से निकलने वाले ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, यही क्रोमोसोम्स उनके ऊपर आके अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मेटाफेज। तो मेटाफेज के दौरान ये होता है कि जब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं और क्रोमोसोम इन पे अलाइन होते हैं, तो उस टाइम मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में, इक्वेटर जो सेंटर का मिडल पार्ट होता है सेल का, उसमें क्रोमोसोम्स आकर अलाइन होते हैं, जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द एनाफेज की। तो एनाफेज के दौरान ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब अलाइन हो जाते हैं, तो उस टाइम जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं साइडों पर आपको दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स उस टाइम इतनी फोर्स क्रिएट करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर से सेंट्रोमेयर के पार्ट से ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्पिंडल फाइबर इतना छोटा होना शुरू हो जाता है कि ये इस तरह से फॉर्मेशन आती है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एनाफेज एंड होती है तो उस टाइम ये होता है कि हर जो साइड होती है सेल की, उसके पास आइडेंटिकल कॉपी होती है क्रोमोसोम की उसके ऑपोजिट पोल पर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द टेलोफेज। तो टेलोफेज में हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है प्रोफेज का। जिस तरह से प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर हुआ था, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपनी ऑपोजिट साइड पे मूव कर गए थे, न्यूक्लियर इन्वेल्प जो था वो डिसअपीयर हो गया था, तो जो टेलोफेज है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं रिवर्स हो जाती हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जो दोबारा फिर से न्यूक्लियर इन्वेल्प बनता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोबारा फिर से क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक एक पहले मौजूद होता है, और वो हर एक एक सेल जो है वो अपना अपना एक एक सेंट्रियोल जो होता है उसको गेन करता है। यहाँ पे ये जो आप छोटा छोटा डॉट देख रहे हैं ये सेंट्रियोल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में जब ये बिल्कुल डिवीजन हो जाती है कि हर एक सेल जो है उसने अपनी अपनी क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियर इन्वेल्प दोबारा फिर से रीजनरेट कर लिया है, तो साइटोकाइनेसिस के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं कि पिंचिंग के बाद मुकम्मल तौर पर साइटोप्लाज्म जो है वो भी सेपरेट हो गया है, और उसके बाद एक सेल जो यहाँ पर आप देख रहे थे पहले पेरेंट सेल था, वो आगे जाके दो डॉटर सेल में दोबारा फिर से बन गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग. So dear students, your subjective and objective notes have been provided by the school authority, so you should have to write it on your neat notebooks. So stay safe, stay happy. Allah Hafiz.